नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। अपशकुन का धुआं हस्तिनापुर के ऊपर भी लगातार गहराता जा रहा था। आने वाले वक्त को लेकर पैदा हुई घोर अनिश्चितता धृतराष्ट्र को भी चिंता में डाले हुए थी। संजय समेत सारे दरबारी भी कोरोना की उधेड़बुन में लगे हुए थे। मानो इस बार धृतराष्ट्र को पहले से ही सूरत हाल का अंदाजा था, सो उन्होंने पूछा, संजय, डंकापति के राज में कब तक हालात काबू में आने के आसार हैं? संजय अपनी उधेड़बुन से निकलकर वर्तमान में लौटे और ताज़ा हालात से अपडेट होने के लिए धृतराष्ट्र से थोड़ा समय मांगा। चिताओं से उठ रहा धुआं आसमान में इतना सघन हो चुका था कि संजय के राडार पर सैटेलाइट सिग्नल ठीक से पकड़ में नहीं आ रहे थे। थोड़ी देर में जैसे तैसे संजय ने ताज़ा अपडेट हासिल की और दरबार में प्रसारण शुरू किया। महाराज, विद्वानों का मानना है कि जिस दलदल में डंकापति ने देश को घुसाया है, वहां से निकलने में अभी वक्त लगेगा। डंकापति के एक दरबारी विद्वान ने तो भविष्यवाणी कर दी है कि अभी जम्बूद्वीप को तीसरी लहर का सामना भी करना पड़ेगा। कोरोना की तीसरी लहर आकर रहेगी। आज सबसे डराने वाली बात सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने की है। उन्होंने बताया कि भारत में कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है। धृतराष्ट्र के मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा, ओह, यह तो बड़े चिंता की बात है। जाहिर है इस संकट के वक्त में डंकापति लोगों की सेवा में दिन रात लगे होंगे। जनता की दवा दारू और वैक्सीनेशन का सारा बोझ उन्होंने अपने कंधे पर उठा लिया होगा अब तक। संजय सकुचाते हुए बोले, जनता की तो जनता जाने महाराज। डंकापति तो अपने नए राजमहल के निर्माण में इन दिनों मुदित हैं। उसके निर्माण के लिए उन्होंने राजकोष का मुंह खोल दिया है। धृतराष्ट्र थोड़ा तफसील के तलबगार हुए। संजय ने पूरी बात खोलते हुए कहा, आपको तो पता ही है महाराज, डंकापति अपने और अपने दरबारियों के लिए एक नए राज प्रसाद का निर्माण करवा रहे हैं। उसका नाम है सेंट्रल विस्टा। कुछ दिन पहले डंकापति ने उसके बेरोक टोक निर्माण के लिए एक विशेष प्रयोजन किया। अब उनका महल निर्माण कोविड काल में भी जारी रहेगा और अति आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में रहेगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, ऐसा क्यों? संजय ने जवाब दिया, कुछ लिब्रांडू टाइप लोग फुदक रहे थे कि पहले ऑक्सीजन दो, पहले दवाई दो, अस्पताल दो, वैक्सीन दो, तब जाकर राजमहल बनवाना। डंकापति ठहरे डंकापति। उन्होंने अपने राजमहल को अति आवश्यक सेवा में डालकर लिब्रांडुओं की पतंग हत्थे से ही काट दी। डंकापति का मामला साफ है। ऑक्सीजन, दवाई, कॉन्सेंट्रेटर आदि के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी आदि लगे हुए हैं। रात के अंधेरे में आप सो रहे थे। उस वक्त नीदरलैंड से 449 वेंटिलेटर्स, 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और दूसरी मेडिकल सप्लाई की पहली खेप की लैंडिंग भारत में हो रही थी। आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आएगी। धृतराष्ट्र बोल पड़े, यह तो कोई न्याय न हुआ संजय। डंकापति इतने मनबड़ हो चले हैं। संजय ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है महाराज। अभी 3 दिन पहले उन्होंने राजप्रसाद में बनने वाले अपने अंतःपुर, जिसका नाम होगा प्रधानमंत्री आवास, उसका निर्माण युद्ध स्तर पर करने के लिए एक नया शासनादेश भी जारी किया है। 2022 के दिसंबर महीने में डंकापति ने गृह प्रवेश की तारीख तय कर दी है। धृतराष्ट्र यादों में खो गए। उन्हें अपने समय में बने लाक्षागृह की याद आने लगी। साथ ही डंकापति के राजमहल के बारे में जानने की उनकी तलब भी बढ़ने लगी। सो पूछ बैठे, और क्या क्या खासियतें हैं डंकापति के राजमहल में? संजय ने थोड़ा बुझे मन से कहा, राजरंग और उल्लास के हर साधन मौजूद हैं उनके महल में। बस एक कमी रहेगी, रनिवास की कोई व्यवस्था उनके महल में नहीं है, सिर्फ रजवासे ही होंगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, ऐसा क्यों? रनिवास क्यों नहीं होंगे? संजय ने कहा, डंकापति ठहरे अखंड ब्रह्मचारी आदमी, माया मोह परिवार बाल बच्चेदारी से कोसों दूर। ऐसे में उनके महल में रनिवासों की क्या जरूरत? धृतराष्ट्र को यह बात अच्छी लगी, लेकिन यह सोचकर चुप रह गए कि कहीं कोई उनकी 101 संतानों के ऊपर सवाल न खड़ा कर दे। लिहाजा बात को घुमाने के लिए उन्होंने फिर से कोरोना का प्रसंग छेड़ दिया। डंकापति की योजना क्या है इस कोरोना से निपटने की? संजय ने कहा, फिलहाल तो लगता है कि एक ही योजना है महाराज। अपना घर पहले बनवाना है और जनता का काम दुनिया के दूसरे देशों के हवाले। ऐसा लगता है कि डंकापति कन्फ्यूजिया गए हैं। साल भर पहले बिना किसी से सलाह मशविरा किए आगे से बढ़ चढ़कर 4 घंटे के नोटिस पर पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था। तब उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। लाखों जनता को मजबूरन पैदल ही शहरों से घरों की तरफ भागना पड़ा था।
इस बार तमाम विशेषज्ञों की सलाह आ चुकी है कि हालात विस्फोटक हैं, लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प है। तब डंकापति ने इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। आईएमए का मानना है कि राज्यों में 10 से 15 दिनों के लॉकडाउन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि पूर्व घोषित राष्ट्रीय लॉकडाउन से हेल्थ ढांचे, तैयारियां और जनशक्ति जुटाने के लिए वक्त मिलेगा। आईएमए ने साथ ही ये भी कहा कि लॉकडाउन विनाशकारी संक्रमण की कड़ी को तोड़ देगा। अमेरिका के टॉप एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने फिर कंप्लीट लॉकडाउन की सलाह दी है। तो इसलिए हमें भी ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि जहां जहां हमारे केसेस ज्यादा हैं वहां पे हमें कंटेनमेंट कहें या लॉकडाउन कहें, उस एरिया में एग्रेसिव लॉकडाउन करना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट ईयर किया था। और जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो एग्रेसिवली कम से कम 2 हफ्ते के लिए होना चाहिए। नाइट कर्फ्यू या नाइट लॉकडाउन या वीकेंड लॉकडाउन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। संजय ने बोलना जारी रखा। अब डंकापति चाहते हैं कि ये सारा ठीक रहा राज्य सरकारों के सिर पर फूटे। राज्य सरकारों का जिक्र आते ही धृतराष्ट्र को डंकापति के भरोसेमंद शागिर्द योगीराज गोरखपुर वाले की याद आ गई। उन्होंने संजय से कहा, जरा देखो योगीराज के सूबे में क्या हालात हैं। संजय अपना राडार लखनऊ की तरफ मोड़कर ध्यानमग्न हो गए। ध्यान से लौटे तो चेहरे पर लगभग त्राहिमाम त्राहिमाम वाली मुद्रा व्याप्त थी। उन्होंने कहा, महाराज यहाँ तो अनर्थ हो रहा है, आदमी सड़कों पर मर रहा है और योगीराज ने शासनादेश जारी किया है कि पूरे प्रदेश के हर गौशाला में कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। वहाँ ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होगी, सभी जानवरों की चेकिंग की जाएगी। यह सुनकर धृतराष्ट्र के माथे पर आश्चर्य की गहरी रेखाएं खिंच गई। उन्होंने कहा, यह तो बड़ी विचित्र बात बताई तुमने संजय। क्या अब जम्बूद्वीप की गायों ने ऑक्सीजन उगलना बंद कर दिया? जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है साथ ही ऑक्सीजन ही छोड़ती है। गाय के दूध में रेडियो विकिरण से रक्षा करने की सर्वाधिक शक्ति होती है। धृतराष्ट्र के इस अकस्मात सवालिया वार से संजय चकित रह गए। एकाग्र होकर बोले, महाराज कहा तो आज तक वाली श्वेता बहन को कहना चाहिए था कि ऑक्सीजन के लिए हर आदमी अपना नथुना जाकर किसी गाय के नथुने में घुसेड़ दे और धुआंधार ऑक्सीजन ले। और कहाँ योगीराज खुद गायों का ऑक्सीजन लेवल चेक करवा रहे हैं। शायद यही कलयुग है। संजय को दार्शनिक होते देख धृतराष्ट्र का दिमाग भन्ना उठा। वे चुपचाप उठे और अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। सेंट्रल विस्टा को लेकर पत्रकारों और खबरिया चैनलों का दिवालियापन इस दौर में पूरी तरह से सामने आ चुका है। एनडीटीवी के एक पत्रकार हैं अखिलेश शर्मा। उन्होंने ट्विटर पर सेंट्रल विस्टा के समर्थन में लिखा, क्या सेंट्रल विस्टा के चलते कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ रही है? फिर उन्होंने पूछा, महाराष्ट्र सरकार भी अपने एमएलएस के लिए नए आवास बनवा रही है, क्या उससे कोरोना की लड़ाई कमजोर पड़ रही है? और फिर खुद शर्मा जी ने ही सारे सवालों का जवाब दे दिया कि यह सब बातें गलत है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो दरअसल राजनीति कर रहे हैं। और लगभग यही कुतर्क रिपब्लिक भारत पर चिल्ला चिल्ला कर दिखाया गया। सेंट्रल विस्टा का विरोध करने वाले पहले दिन से नहीं चाहते थे कि ये बने, क्योंकि वो नहीं चाहते देश की इस इमारत का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाए, क्योंकि उनको एक ही परिवार की छाप हर जगह चाहिए। अब इनका क्या इलाज है? कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम इतनी बुरी तरह से हार चुके हैं कि ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाएं मुहैया नहीं करवा पा रहे। सरकारें आंकड़े छुपा रही हैं क्योंकि गांवों में न तो टेस्टिंग की व्यवस्था है न अस्पताल है। वैक्सीन की गाड़ी पहले ही बेपटरी हो चुकी है। विशेषज्ञ कहते हैं लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प है। और शर्मा जी को अभी भी लगता है कि कोरोना की लड़ाई कमजोर नहीं पड़ रही। ये सेंट्रल विस्टा के बरक्स महाराष्ट्र के एमएलएस के आवास का तर्क देते हैं। हम कहते हैं इस मौके पर उन आवासों का काम भी रोक देना चाहिए। लेकिन एक गलती से दूसरी गलती को सही साबित करने की कोशिश में शर्मा जी का चेहरा और उजागर होता जा रहा है। एक बात और, लोकतंत्र में सब कुछ सिर्फ तकनीकी आधार पर तय होता है या फिर इसकी कुछ नैतिकताएं भी हैं? एक तरफ चिताओं से धुआं उठेगा, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की विलासिता वाली अट्टालिका उठेगी। यह दोनों दृश्य क्या कोई विडंबना और विद्रूप पैदा करते हैं या आपके लिए यह बहुत सामान्य बात है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वरना आप भी कहेंगे ज्ञान का ओवरडोज हो गया। दुनिया भर से इस बुरे दौर में भारत को मेडिकल सहायता भेजी जा रही है। 28 अप्रैल को पहली खेप भारत पहुंची। तब से अब तक दर्जनों देशों की सहायता सामग्री भारत आ चुकी है। लेकिन scroll.in की इस एक रिपोर्ट ने लाल फीताशाही और सरकारी निकम्मेपन की बखिया उधेड़ दी।
3 मई को आई इस रिपोर्ट में बताया गया कि 5 दिनों में आई करीब 300 टन सहायता सामग्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के गोदाम में पड़ी रही। और ये scroll.in उन्होंने जांच पड़ताल की कि इतनी खेप आ रही है राहत की, फिर तो हमें कुछ राहत मिल जानी चाहिए थी ना। हकीकत यह है, पिछले 5 दिनों में 25 फ्लाइट इमरजेंसी मेडिकल मदद की जो आई हैं, वो सारी की सारी राहत की खेप दिल्ली एयरपोर्ट पर ही पड़ी हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पड़ी हुई है। इतनी बड़ी सरकारी लापरवाही की खबर ज्यादातर न्यूज चैनलों ने नजरअंदाज कर दिया। न्यूज 24 पर संदीप चौधरी ने इस मुद्दे को अपने प्राइम टाइम में जगह दी। इतना ही नहीं, अपने कार्यक्रम में संदीप चौधरी ने स्वीकार किया कि वो आसान पत्रकारिता कर रहे हैं। और ये मैं लगातार मान रहा हूं, हम कन्वीनियंट बड़ी आसान पत्रकारिता कर रहे हैं। संदीप की बातों में सच्चाई है। आप थोड़ा सा खबरिया चैनलों की परतों को कुरेदेंगे तो पाएंगे कि ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग से इनका सारा मतलब चुनावी कवरेज से होता है। चुनाव के मौसम में खबरिया चैनलों के चमकदार एंकराएं नेताओं के हवाई जहाज में लटक कर चुनावी क्षेत्रों में पंचायत जमाते हैं और वहीं से दावा करते हैं कि वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कोरोना जैसी आपदा के वक्त ये सभी चमकदार चेहरे उन गांव कस्बों से नदारद हैं जहां पर इन दिनों लोगों की अकाल और गुमनाम मौतें हो रही हैं। सरकार और उसका तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। न्यूज लॉन्ड्री के 4 रिपोर्टर इस समय उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आपके लिए खबरें जुटाने का काम कर रहे हैं। बसंत कुमार, आकांक्षा कुमार, आयुष तिवारी और शिवांगी सक्सेना के जरिए आप उस बुरे हालात के बारे में जान पा रहे हैं जो इन दिनों गांव-गांव में फैली हुई है। इस समय मैं खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कौड़ी राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र CHC के बाहर। We're in Saharanpur today at the PGI hospital, actually the biggest facility that is treating COVID patients. Just like the political rallies in Bengal and the Mahakumbh in Haridwar, the 4-phase panchayat election in UP is now being looked at as a super spreader event. एक तरफ जहां योगी सरकार कह रही है कि प्रदेश में ऑक्सीजन या बेड की कमी नहीं है, वहीं देर रात यहां पे लोग ऑक्सीजन के इंतजार में खड़े हैं। हम अभी हैं मुजफ्फरनगर में। ये ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे रिपोर्टर इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री आपके समर्थन से काम करता है। अब आपके काम की खबरें तभी आप तक पहुंचेंगी जब आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके इन रिपोर्टर्स का मनोबल बढ़ाएं। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से विदेशी सहायता बिना किसी नीति के 5 दिनों तक एयरपोर्ट पर अटकी रही। आप तारीखों की क्रोनोलॉजी को जान लीजिए। 3 तारीख को यह खबर आई जबकि 28 तारीख से सहायता आना शुरू हो गई थी। 3 तारीख को पहली बार केंद्र सरकार ने इन सामानों के वितरण के लिए SOP यानी कि वितरण के दिशा निर्देश जारी किए। इन 5 दिनों में जाने कितने लोगों की जान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर आदि से बचाई जा सकती थी। खैर, सरकार तो सो ही रही थी, खबरिया चैनल उससे भी ज्यादा गहरी नींद में सो रहे थे। 8 मई को इंडिया टीवी ने एक पूरा कार्यक्रम इस बात पर खर्च किया कि जो सहायता विदेशों से आ रही है वह कितनी मुस्तैदी से जरूरतमंदों तक पहुंच रही है। इंडिया टीवी की नींद पूरे 10 दिन बाद टूटी थी, लेकिन चरण चंपन की बीमारी ऐसी कि बस पूछिए मत। मोदी सरकार पर उनके विरोधी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि विदेशों से जो सप्लाई आ रही है वो जा कहां रही है। जर्मनी से आए विशाल ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया से मोदी विरोधियों की जुबान पर कुछ हद तक ताला लगा होगा, और अगर उन्हें अभी भी शक है तो कुछ आंकड़े उनके सामने रख देते हैं। अभी तक भारत सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ 6,608 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 3,856 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 14 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, 4,330 वेंटिलेटर्स और बीपैप और 3 लाख से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन की वायल्स या तो डिलीवर कर चुकी है या डिस्पैच कर चुकी है। इंडिया टीवी जैसे कुछ चैनल मानो PIB के एक्सटेंशन सेंटर बन गए हैं। पूरे शो में एक एक सामान की लिस्ट पढ़ने के बाद मान लिया जाता है कि सब चंगा सी। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब मानवीय आधार पर आ रही इस राहत सामग्री को इंडिया टीवी ने मोदी जी की विदेश नीति की घनघोर सफलता बताना शुरू कर दिया। आप इसे मोदी की विदेश नीति कहें या वैक्सीन मैत्री का असर भी कह सकते हैं कि आज जब भारत को दुनिया की जरूरत है तो कोई भी देश पीछे नहीं हट रहा, सब भारत की मदद कर रहे हैं। जरा सोचिए, आत्मनिर्भरता के नारे से शुरुआत करके आज दुनिया के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं, लेकिन इंडिया टीवी का ये हेडर देखकर आप भी समझ जाएंगे कि उधार मांगकर घी पीना किसे कहते हैं। सब चंगासी। मोदी के सेंट्रल कमांड में हलचल तेज है।
मोदी जान बचाएंगे जहां कोई यकीन है। सबका साथ, सबका विश्वास, अब बनेगी बात। मोदी का एक्शन बना इंटरनेशनल गठबंधन। अपनी ही बिरादरी के इन तमाम खटकर्मों को देखकर संदीप चौधरी ने कहा, यह हमारी व्यवस्था चरस गांजा पीकर बैठी हुई थी। संदीप भाई, हमारा सिस्टम गांजा चरस पीकर नहीं बैठा था। हमारे खबरिया चैनल और उसके एंकराएं गांजा चरस पीकर बैठे थे। और कोई बड़ी बात नहीं कि इस महाआपदा में भी एक इशारा मिलते ही वो फिर से गांजा पीकर टुन्न हो जाएं। इन महाशय को देखिए, आप ये समझने की गलती मत कर लीजिएगा कि इनको देवी माता की सवारी आई हुई है। देश के सभी सीनियर्स कह रहे हैं, अरे भाई ये एंटीबायोटिक्स, ये स्टीरॉइड, ये रेमडेसिविर पागलपन में मत दो, ये कोरोना के लिए संजीवनी नहीं है, ये इबोला की दवा है। अब फिर भी ठोके जा रहे, एक एक आदमी को 10 ठोक, और ये स्टीरॉइड ठोक करके, ये रेमडेसिविर ठोक करके ही रोहित सरदाना से लेकर के तमाम, मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनको ज्यादा दवाएं दे करके मारा गया। इस व्यक्ति को आज तक एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी समेत दीगर न्यूज चैनल बेनागा उस विषय पर बातचीत के लिए बुलाते हैं जिस विषय में न तो इनकी कोई विशेषज्ञता है, न ही ये कोई डॉक्टर या प्रशिक्षित आयुर्वेदाचार्य हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि यह व्यक्ति इन खबरिया चैनलों को सबसे ज्यादा विज्ञापन देता है। इसलिए इसे कोरोना जैसी महामारी में भी फर्जी ज्ञान बांटने के लिए हर दिन बुला लिया जाता है। कायदे से इस व्यक्ति ने जो रोहित सरदाना को लेकर हवाई दावे किए, उसके लिए मेट्रो हॉस्पिटल वालों को इनके ऊपर आपराधिक केस दर्ज करवाना चाहिए। खैर, यह तो अलग बात हुई, पर रामदेव के मामले में हमारे खबरिया चैनल नैतिक रूप से भी भ्रष्ट हैं। यह कोरोना से जुड़े हर मुद्दे पर बाबा को बुला लेते हैं। बाबा खबरों के शो में अपने सामान का प्रचार करता है, झूठे दावे करता है और नैतिक रूप से भ्रष्ट हो चुके एंकराएं जानते बूझते कि कोरोना से संबंधित इसके दावे बेबुनियाद हैं, उसे बेरोक टोक बोलने का मौका देते हैं, एक ऐसे वक्त में जब लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। एक पत्रकार हैं अनंत विजय, दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर हैं। जागरण में उन्होंने एक लेख लिखा है, उस लेख का छोटा सा हिस्सा पढ़ देता हूं, फिर उनकी सियासत भी समझाऊंगा। अनंत जी कहते हैं, भौतिक विकास के नए युग में प्रवेश करते हुए आज हम प्रकृति से निरंतर दूर होते जा रहे हैं। इस कारण महामारी से पैदा हुए हालात से निपटने में हम अक्षम हो रहे हैं। कंसंट्रेटर जैसे कृत्रिम साधनों को विकसित करते हुए कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन प्रदान करने में हम भले ही सफल होते दिख रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन रूपी प्राणवायु प्राप्त करने के लिए हमें प्रकृति की ओर ही लौटना होगा और प्रकृति की पूजा को प्राथमिकता में शामिल करना होगा। रहते हैं दिल्ली एनसीआर की हाई राइज सोसाइटी में, लेकिन अंदाज फलसफाना। अपने घर में रोजाना लिफ्ट से इनका आना जाना है। 5वीं मंजिल पर पहुंचकर आदमी थोड़ा ज़्यादा ही प्रकृति प्रेमी और फिलोसफर हो जाता है। अनंत विजय या इनके जैसे तमाम लोग अनायास ही दार्शनिक नहीं हुए हैं। यह लफाजी इनके खोखलेपन और समाधान शून्य होने के कारण पैदा हुई है। मैं इस लेख के वैज्ञानिक चीरफाड़ में नहीं जाऊंगा, वरना यह पूरा लेख उसी दर्जे का है जिसके तहत समय समय पर भाजपा नेता गोबर चिकित्सा, गौमूत्र विधियों की सलाह देते आए हैं। इनके लेख और ट्विटर टाइमलाइन आप ऊपर से नीचे तक खंगाल डालिए। सत्ताधारी दल की तेल मालिश सत्ताधारी नेताओं को जन्मदिन की बधाइयों से भरी मिलेगी। आज जब हालात इतने बुरे हैं कि लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, तब उन्हें ये भौतिकवाद की व्यर्थता का ज्ञान दे रहे हैं। बीते 7 सालों से जिस विकास का सब्जबाग मोदी जी लोगों को दिखा रहे थे और उनके हर सही गलत को आप समर्थन करते आ रहे थे, वह भौतिकवाद के अलावा और क्या था। जब हवाई जहाज में चप्पल पहनने वालों को घुमाने का सपना दिखाया जा रहा था, तब क्या वह प्रकृति के पास ले जा रहे थे। इस संकट के दौर में जब कलई खुल चुकी है, तब प्रकृति प्रेम की धूर्तता सिर्फ इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि उस नेता से सवाल पूछने की रीढ़ आपने बहुत पहले खत्म कर दी थी। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन थाउजेंड्स ऑफ द माइग्रेंट्स वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स वॉकिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट बीबीसी हिंदी से है। इस रिपोर्ट के जरिए विदेशों से आ रही मेडिकल सहायता के वितरण की स्थिति, उसकी प्रक्रिया आदि की विस्तार से जानकारी दी गई है। पिछले 1 महीने से भारत के कोरोना संकट ने भयावह शक्ल अख्तियार कर ली है।
संक्रमण की दूसरी लहर के बढ़ने के साथ ही दुनिया भर के तमाम देशों की ओर से भारत को भेजी जाने वाली इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई की रफ्तार भी बढ़ गई है। पिछले हफ्ते की शुरुआत से ही ब्रिटेन और अमेरिका से विमानों में भरकर वेंटिलेटर, दवाइयां और ऑक्सीजन उपकरण भारत पहुंचने लगे थे। रविवार तक अकेले दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 25 विमानों में भरकर 300 टन राहत सामग्री पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे भारत में कोरोना संक्रमण के मामले रिकॉर्ड स्तर को छूने की ओर बढ़ रहे हैं, विदेश से मिल रही मेडिकल मदद को जरूरतमंदों तक पहुंचाने से जुड़ी चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। देश में हालात बेहद खराब हैं। घरों से बाहर न निकलें। लॉकडाउन की नौबत फिर से आ गई है। अपने आस पड़ोस के जरूरतमंदों का हाल चाल लेते रहें ताकि फिर से हमें पिछले साल जैसा पलायन देखने को न मिले। नमस्कार।